for coming and joining this meeting in the busy audit schedule. I hope you all must be busy doing the audits, tax audits and the company audits. So I will try to keep the session consigned to the auditing tools or the things which we can use during this period. There are n number of features which can be used, but specifically the features that can be used during the audit, I will try to touch upon them today and try to give a little live examples or the practical training, or you could say the practical aspects where it can be used. So without uh, creating any story, let's start with the practical methods. Today I have not kept any PPT for it, so I will directly go with the tally and let you know the features that are there. Is my screen visible? Yes, sir. So the first and the foremost thing that we can take is the edit log feature. So as we all are aware that as per the Companies Act 2013, and it is mandatory for every private limited company to keep the audit trail. They are required to keep a software which creates the audit trail with aspects to masters, vouchers, and everything. And it should not be alterable, or the software should be such that it cannot be closed in that. And what we are observing that when at the time now when we are doing audit, that many of the companies have not yet started the edit log feature when they are using Tally, or they have maintained their books in the normal version of the Tally. So first of all, let me clarify this to you, that as an auditor, what is our responsibility and how we can check that what needs to be taken care. So any private limited company who is maintaining its books in Tally is required to have an edit log version of Tally installed and maintain the books in that. If it is maintaining the books in a normal version of Tally, then it is not a compliant thing, because this requirement is that the software should not be editable. मतलब सॉफ्टवेयर में ये फीचर नहीं होना चाहिए कि आप एडिट लॉग को बंद कर सको. जो नॉर्मल टेली का वर्जन है उसके अंदर एडिट लॉग का फीचर है, बट इट इज ऑन दी कन्वीनियंस ऑफ द यूजर कि उसको कब ऑन करना है और कब ऑफ करना है. बट व्हेन इट कम्स टू द एडिट लॉग वर्जन ऑफ टेली प्राइम, इट इज परमानेंट की जैसे ही आप टेली प्राइम के अंदर डेटा को चलाओगे वो बाय डिफॉल्ट एडिट लॉग ओपन रहेगा और उसके एडिट लॉग्स बन रहे होंगे विच इज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. तो हमें फॉरमोस्ट थिंग ये ध्यान रखनी है कि भैया उसने एडिट लॉग फीचर को यूज करा है कि नहीं करा है, टेली प्राइम का वर्जन जो है वो एडिट लॉग है कि नहीं है. सेकंड, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर था कि 1 अप्रैल 2023 से अप्लाई होना था, तो एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या उसने 1 अप्रैल 2023 से ये फीचर को अडॉप्ट किया कि नहीं करा, और अगर नहीं किया तो उसने किस डेट से किया, हम इसको कैसे फाइंड आउट करें. तो उसका सबसे इजी तरीका क्या है कि वी नीड टू गो इन कंपनी सेक्शन. हमारे पास यहाँ पे एक कंपनी का सेक्शन रहता है. उस कंपनी के सेक्शन के अंदर हमारे पास एक फीचर है. हम जैसे ही इस एडिट लॉग फीचर को स्टार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे को शोकेस कर देगा कि किस दिन कंपनी ने एडिट लॉग फीचर को स्टार्ट किया है. मोहित भैया, आपकी वॉइस ना बीच बीच में ब्रेक हो रही है, सो एक बार थोड़ा सा देखिए. तो एडिट लॉग फीचर जो ये है, ये आप जैसे ही इसमें कंपनी में एडिट लॉग को ओपन करेंगे तो आपको ये बता देगा कि किस दिन पे जो कंपनी का डेटा है उसमें एडिट लॉग का फीचर उन्होंने ओपन करा है. तो हियर यू विल गो इन कंपनी एडिट लॉग, एंड व्हेन यू गो इन एडिट लॉग आपको ये शोकेस करेगा कि कब तो आपने एडिट लॉग को स्टार्ट करा है और कब एडिट लॉग को बंद करा है. तो हमें ये चेक करना है कि उसकी फर्स्ट डे एंट्री कब हुई है और उसने एडिट लॉग को कब स्टार्ट करा. इससे ये डिफाइन हो जाएगा कि एडिट लॉग मेंटेन था कि नहीं था स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग से नहीं था तो वो किस दिन से जाके मेंटेन हुआ, और उस दिन के बाद क्या ये कभी बाहर गया है क्या. सपोज उसने एडिट लॉग से डेटा को हटाया और वापस से कोई नॉर्मल वर्जन पे ले गया, तो उसका भी यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि किस दिन अंदर गया किस दिन बाहर आया. यू कुड फाइंड दैट एवरी डेट इज देयर. तो इस कंपनी में हमने बस 19 अप्रैल 2022 को स्टार्ट किया था, और फिर हम कभी बाहर गए कभी अंदर आए, कभी हमने टेली प्राइम में चले गए, कभी हम एडिट लॉग पर आए, हियर एंड देयर. तो कंप्लीट ट्रेल जो है वो यहाँ पे आपको शोकेस हो जाएगी. तो एज एन ऑडिटर आपको फर्स्ट चीज तो ये चेक करनी है. सेकंड चीज आपको ये चेक करनी है कि उसने कुछ ऑल्टरेशन किया है नहीं किया है, क्या है उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं कि नहीं हुए हैं. तो उसका सेकंड एस्पेक्ट हमें जो चेक करना है वो हमें सिंपली ये जाके चेक करना है कि हम डिस्प्ले में गए, डे बुक में गए. डे बुक के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक साथ सारे के सारे उसके ऑल्टर्ड वाउचर्स देख सकते हैं. अगेन
जो कंपनीज लॉ की रिक्वायरमेंट है वो है कि लॉग मेंटेन होना चाहिए, तो हमें ये चेक करना है। अब उसमें क्या चेंज करें क्या चेंज नहीं करें और उसका क्या इंपैक्ट है वो आपको एक टैक्स ऑडिट के हिसाब से आप देख सकते हो, बट कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल कि एडिट लॉग मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि भैया एडिट लॉग मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसने ऑल्टर करा है तो उसके क्या चेंजेस दिख रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे अगर देखना चाहें तो हमारे पास डे बुक में जाने के बाद बेसिस ऑफ वैल्यूज होते हैं। बेसिस ऑफ वैल्यूज में जब हम इस ऑल कि हम ऑल्टर्ड वाउचर्स को देख सकें, कि हमें सिर्फ ऑल्टर्ड वाउचर्स देखने हैं, अगर हम ऑल्टर्ड वाउचर्स को सिर्फ सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें ये यहाँ पे शोकेस कर देगा कि कौन कौन से वाउचर हैं जो कि ऑल्टर हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ वाउचर ऑल्टर हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वाउचर ऐसा है जो कि ऑल्टर हुआ है, जो हमें यहाँ पे शोकेस कर देता है। अगर मेरे को इसमें ये देखना हो कि इसमें ऑल्टर क्या हुआ है, इस वाउचर के अंदर जाऊंगा और ऑल्ट क्यों करूंगा, तो ये मुझे पूरी हिस्ट्री दिखा देगा कि इस वाउचर में जो हुए हैं, कि माइग्रेशन के कारण क्या ऑल्टर हुआ है, क्रिएशन के कारण क्या ऑल्टर हुआ है। जिस भी वर्जन पे मैं क्लिक करूंगा तो इट विल शोकेस टू मी दी ओल्ड वर्जन एंड द न्यू वर्जन। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन दोनों बता रहे हैं कि भैया ओल्ड वर्जन में क्या था, न्यू वर्जन में क्या था। पार्टनी जी इसको सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में से, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। बार में आ रही है, बीच में आ रही है, फिर जा रही है। थोड़ा सा प्लीज देखिए ना इसको, कुछ टेक्निकल क्या इशू आ रहा है। एक मिनट सर, मैं हाँ तो प्लीज सर वॉइस प्लीज। लो भी है, वॉइस अगर इंक्रीज हो सकती हो तो वो भी कर लो वॉल्यूम। हाँ। एक सेकंड सर। इज इट ऑडिबल नाउ? इस भी ऑडिबल तो पहले भी था, मतलब ब्रेक हो रहा था बस पहले। नहीं, अब वॉइस क्लियर आ रही है क्या, हाँ मतलब क्लियर है, साउंड आ रही वॉइस है? क्लियर है, अभी क्लियर है। ठीक है, तो करते हैं। अगर कुछ हो तो एक बार पीयूष मेरे को वापस बीच में बता देना, नहीं तो अदरवाइज वापस कुछ ट्राई करेंगे, है ना? ठीक है। थोड़ा सा यस। स्पीकर को अगर आप थोड़ा पास रख लीजिए बेटर रहेगा। हाँ, मैं वो रख लेता हूँ। यस। माइक। सो अगर हमें ऑल्टरेशन किसी भी वाउचर में देखना हो तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें वो भी जो पर्टिकुलर एक वाउचर है उसके अंदर जाना है। अगर सपोज करो अभी आज हम यहाँ पे एक ऑल्टरेशन कर देते हैं। अभी हमने इसको यहाँ पे 26,000 की जगह 10,000 कर दिया, और हम इस वाउचर को सेव कर देते हैं। अब अगर मेरे को इसकी कभी भी ऑल्टरेशन हिस्ट्री देखनी हो तो मुझे इस वाउचर में जाके ऑल्ट क्यू करना पड़ता है। आप ये देखेंगे यहाँ पे एक हिस्ट्री बन गई है 6 सितंबर की, जिसको मैं जाके खोलूंगा, ओपन करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि मैंने क्या चेंज करा है। तो आपको ये पता लग जाएगा यहाँ पे मैंने अमाउंट चेंज करा है, जो रेड मार्क डाला है इट शोकेसेस कि यहाँ पे अमाउंट चेंज हुआ है। कि पहले अमाउंट जो था वो इतना था 31152, और जो कि मैंने उसको 11,800 कर दिया अमाउंट को। तो इस तरीके से आपको वर्जन हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी। लोगों की क्वेरीज ये आती है कि क्या मुझे ये सारे के सारे जो चेंजेस ऑल्टरेशन करे हैं उसको कोई एक स्क्रीन पे मैं देख सकता हूँ क्या? तो टैली के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं जहाँ पे आप उसको एक स्क्रीन में देख सकते हो। सिर्फ आप ये देख सकते हो कौन कौन से वाउचर्स ऑल्टर्ड हुए हैं एक स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपको बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाके यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपको ऑल्टर्ड वाउचर देखने, नॉन ऑल्टर देखने की सारे देखने हैं। तो इन दिस वे आप जो टैली का एडिट लॉग को आपको जो चेक करना है एज एन ऑडिटर, आप चेक कर सकते हो
कि फर्स्ट स्टेप इज आपको कंपनी में जाके ये देखना है कि एडिट लॉक चालू कब हुआ है। सेकंड, आपको डे बुक में जाके देखना है कि वाउचर्स का ऑल्ट्रेशन की हिस्ट्री बनी है कि नहीं बनी है। अगर आपको मास्टर्स का देखना हो तो सेम वे आप किसी भी मास्टर में जाके ऑल्ट क्यू करके देख सकते हो कि ऑल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है किसी में भी। फिर इसके बाद सीएस के बहुत सारे क्वेश्चन ये थे कि हम कैसे ये मान लें कि टैली जो है जो एक लॉ की कंप्लायंस पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है एज एन एडिट लॉक, जो टैली जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो उसके लिए जो टैली का जो ये वर्जन है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, टैली ने एक लाइन वहां पे इंट्रोड्यूस कर दी है, वहां पे एक लाइन डाल दी है कि जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है वो कंपनीज एक्ट की लॉ की जो कंप्लायंस है उसको फुलफिल कर रहा है। एंड यू कैन बी अश्योर्ड कि ये जो टैली का जो मतलब बेसिकली जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। दे कैन नॉट इशू अ सर्टिफिकेट टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम लोगों की ये डिमांड थी कि वो सर्टिफिकेट इशू करें हमें कोई कि भैया हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लायंट है। तो उसने बोला कि हमारा जो यूजर है वो एक असेस मतलब एक क्लाइंट होता है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो उसकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में उन्होंने ये लाइन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो दिस वाज दी वन एडिट लॉक फीचर जिसको हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बुक्स फाइनलाइजेशन में। इसके अलावा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऐसी है जो कि ऐसा है कि जहाँ पे टेली लाइसेंस है ही नहीं, या जहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं होते, उनकी कंपनीज बहुत छोटी है जिसमें ईयरली जो है 5 7 10 एंट्रीज होती हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज आती है कि क्या उसको हम आज मेंटेन कर लें क्या। तो आप उसको आज मेंटेन कर लें एडिट लॉग में, दैट इज अप टू यू। पर आपको ये देखना है कि टेली प्राइम का एडिट लॉग का उसके पास में लाइसेंस आएगा कहाँ से। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अपने लाइसेंस को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो व्हाट वी हैव सजेस्टेड फॉर दोज क्लाइंट्स इज कि यू गो फॉर टेली ऑन क्लाउड सॉल्यूशन। टेली ऑन क्लाउड के रेंटल सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। आप क्लाइंट को बोलो कि भैया तेरे प्राइवेट लिमिटेड के लिए टेली ऑन क्लाउड रेंटल बेसिस पे ले ले, जिसकी कॉस्ट नॉमिनल होती है, और हम तेरी बुक्स वहां पे मेंटेन कर देते हैं, या तेरे अकाउंटेंट से बुक्स को वहां पे मेंटेन करा ले, सो दैट तू कंप्लायंस भी हो जाए और तेरे को एक एडिट लॉग जो टेली का फीचर मतलब जो सॉफ्टवेयर है जिसकी कॉस्ट अराउंड 22,000 रुपीज है, तेरे को वो भी बियर नहीं करनी पड़े। तो उसके लिए आप टेलीऑन क्लाउड का एक रेंटल लाइसेंस को ऑप्शंस दे सकते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए। मोहित भैया, अभी आपने एक चीज बताई कि अपन हर वाउचर का पता कर सकते हैं कि एडिट लॉग की पहले क्या था और अभी क्या चेंज हुआ है उसमें। वो एक बार फिर से ये बता सकते हैं कि कैसे करा था आपने? हाँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस पे डिस्प्ले मोर बुक्स पे जाना है, डे बुक में जाना है। अभी ये यहाँ पे सारे वाउचर शो हो रहे हैं। सपोज मैं ये खोल देता हूँ यहाँ से, ये भी मेरे को सारे वाउचर शो हो रहे हैं मेरी डे बुक में। अब मुझे ये देखना है मुझे सिर्फ कि कौन कौन से वाउचर में ऑल्ट्रेशन हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, बेसिस ऑफ वैल्यूज पे जाना पड़ता है। यहाँ पे शो रिपोर्ट्स फॉर आप देख रहे हो अभी ऑल वाउचर्स दिख रहा है, उसकी जगह आप उसको क्या कर सकते हो, सिर्फ ऑल्टर्ड वाउचर्स। तो जैसे ही आप ऑल्टर्ड वाउचर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो रिजल्ट दिखेंगे वो ऑल्टर्ड वाउचर्स की दिखेंगे, जो नॉन ऑल्टर्ड वाउचर्स थे उसके रिजल्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। अब ऑल्ट्रेशन क्या हुई है वो आपको हर एक वाउचर के अंदर जाके देखनी पड़ेगी। एक वाउचर के अंदर जाए, ऑल्ट क्यू करें, और उसकी ऑल्ट्रेशन को यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जो भी ऑल्ट्रेशन हुई होगी वो रेड मार्क में यहाँ पे हाईलाइटेड होगी। तो इन दिस वे यू कैन चेक दी कि कौन कौन से वाउचर ऑल्टर हुए हैं। कोई वाउचर डिलीट हुए होंगे तो यहाँ पे वो डिलीट का वाउचर भी आपको दिखा देगा कि ये वाउचर यहाँ पे डिलीट हुआ है। ऑल्ट अगर क्यू, आप राइट? क्या कह रहे हैं, ऑल्ट क्यू ना? यस ऑल्ट क्यू। ट्रांजेक्शन के अंदर जाके आप ऑल्ट क्यू करेंगे तो ये आपको पूरी हिस्ट्री दिखा देगा। जो भी आपको वर्जन देखना है डेट वाइज आप उस वर्जन को देख सकते हो। एंड सेम विद द मास्टर्स, कि सपोज मेरा ये मास्टर है, मुझे इसमें देखना है इसमें कोई ऑल्ट्रेशन हुआ है, तो मैं इस मास्टर पे जाके ऑल्ट क्यू करूंगा तो ये मेरे को यहाँ पे मास्टर की ऑल्ट्रेशन हिस्ट्री दिखा देगा। सपोज ये टैली को मैंने यहाँ पे डेटर्स की जगह क्रेडिटर्स कर देता हूँ। बोलो बोलो। ये क्रेडिटर करके कंट्रोल ये करा मैंने। मेरे को है ना खिलौने हैं। अब मैं अगर इसकी यहाँ पे ऑल्ट्रेशन हिस्ट्री देखूंगा तो ऑल्ट क्यू में जाऊंगा तो आप ये देखोगे यहाँ पे 6 सितंबर का एक ऑल्ट्रेशन आ गया है, और उसमें यहाँ पे आपको ये दिखेगा सन्डी क्रेडिटर्स रेड मार्क, कि पहले सन्डी डेटर्स थे अब सन्डी क्रेडिटर्स हो गए हैं। तो इन दिस वे आप ऑल्ट्रेशन देख सकते हो। और जो आपको प्रिकॉशंस रखनी है एज एन ऑडिटर, वो आपको मैंने बता दी कि आपको एज एन ऑडिटर क्या प्रिकॉशंस रखनी है जब आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हो। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप कि हम लोगों के पास में जो ऑडिट करते टाइम चैलेंजेस आते हैं, वो कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि टैली स्प्लिट हो गई थी और हमारे को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस मैच करने हैं। अब हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस को मैच करने के लिए स्टाफ को लगाते हैं कि वो या तो एक्सेल के अंदर वी लुकअप्स लगा के मैच कर रहा है या और कुछ कर रहा है।
एक मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक टेली ऑन क्लाउड का रेंटल वाला एक जो ऑप्शन होता है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे गो थ्रू करा देता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। जैसे हम लोग जो टेली ऑन क्लाउड हम लोगों ने इन हाउस जो बना रखा है उसको हम कैसे यूज करते हैं कि ये टेली ऑन क्लाउड का हम सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, आदमी उस पर जाता है और उसकी टेली ऑन क्लाउड यहाँ से लॉग इन हो जाती है। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए तो है ही। इसके अलावा भी जहाँ पे आप ऑडिट्स कर रहे हैं और जहाँ पे डेटा टू एंड फ्रो होता है टैक्स ऑडिट्स के टाइम पे, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब जो मैं मेरी नेक्स्ट जो वो दिखाऊंगा आपको कि बेसिकली हम लोगों ने कि जैसे टेली ऑन क्लाउड पे हमारी टैली चल रही है जो बिल्कुल नॉर्मल टैली की तरह चलती है। अब मेरे पास यहाँ पे एक कंपनी है किमाया जेम्स करके, जिसका मेरे पास 22-23 का डेटा अलग था और 23-24 का डेटा अलग था, क्योंकि उसने स्प्लिट कर लिया था। अब मेरी ऑडिट क्योंकि स्प्लिट करने के बाद में फाइनल हुई होती है, कुछ हुई होती है, और कई बार मैं ऑडिट के टाइम पे चेंजेस कर देता हूँ, तो मुझे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस मिलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसका क्या टैली के अंदर कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है? तो यस, देयर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन बी यूज्ड इन टैली। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन करके एक टैब होती है टैली के अंदर, जो डिस्प्ले में जब आप जाते हैं तो आती है। ये टैब बहुत काम की है जब हमें कोई भी डेटा एनालिसिस करना है या हमें वाउचर के वेरिफिकेशन करने हैं। तो हमारी पूरी जो ऑडिट है वो एक पर्टिकुलर इस मेन्यू से अगर हम टैली की ऑडिट करना चाहें तो हम पूरी ऑडिट कर सकते हैं। वो मैं आपको अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर ये डेटा एनालिसिस और वाउचर वेरिफिकेशन दो ऑप्शन आते हैं। पहले हम डेटा एनालिसिस में जाते हैं। अब सपोज करें हमें वेरिफिकेशन और बैलेंसेस पे जाते हैं कि हमें बैलेंसेस को मैच करना था। तो देखिए मैंने यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर रखा है। मैं यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करूंगा कि मेरे को 2024 चाहिए कि 2023 चाहिए, कि कौन सा चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरा, मैं एक बार के लिए इसको यहाँ पे 2023 कर देता हूँ। तो आप मेरा यहाँ देखेंगे कि एनालिसिस पीरियड इज 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, और प्रीवियस ईयर इज किमाया जेम्स में जो 22-23 में आ रहा है। कल तो साइट मैं पे यहाँ जाना। मैं कंपनी पे जाऊंगा। पदमपुरा चलना है। मैं कंपनी से यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा कि मेरे को कौन सी कंपनी का, किस कंपनी से वेरिफिकेशन करना है। अब आप देखेंगे मैं वेरिफिकेशन में जब अंदर जाऊंगा तो ये मेरे को दिखा रहा है किमाया जेम्स में जो अभी एग्जिस्टिंग टैली है उसका 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 23 का ओपनिंग बैलेंस क्या है, किमाया जेम्स 22-23 का 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, और मेरे किस किस में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। इसने मुझे यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिया कि भैया यहाँ पे आपकी ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। आप इसमें अंदर जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि आपके क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। सपोज मैं यहाँ लोन लाइबिलिटी में जाता हूँ तो आप देखेंगे ये ओपनिंग क्लोजिंग इन सब का तो मैच हो रहा है। यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस में आ रहा है जबकि क्लोजिंग बैलेंस में नहीं आ रहा था। यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस में आ रहा है जबकि लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस में नहीं आ रहा था। तो इन दिस वे ये जो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसको मैच करने की एक्सरसाइज है वो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको आप लेजर वाइज भी देखना चाहें तो आप लेजर वाइज देख सकते हो। ये लेजर वाइज डिफरेंसेस निकाल देगा आपके लिए कि किस किस लेजर में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। आप F12 करेंगे क्योंकि ये टैली स्प्लिटेड थी तो आप पिछले साल में तो रेवेन्यू के बैलेंसेस होंगे बट करंट ईयर में रेवेन्यू के बैलेंसेस नहीं होते। तो मैं सिर्फ नॉन रेवेन्यू के बैलेंसेस, क्योंकि मेरे को बैलेंस शीट मैच करनी है कि मेरे 1 अप्रैल 23 में बैलेंस शीट के फिगर सही आए कि नहीं आए, तो मैं यहाँ पे नॉन रेवेन्यू को सेलेक्ट कर लूंगा। नॉन रेवेन्यू को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सपोज सॉर्टिंग कर लेता हूँ कि डिसेंडिंग अमाउंट से, डिफरेंस अमाउंट से डिसेंडिंग से चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि इसने मुझे निकाल दिया कि आपके कौन कौन से ओपनिंग बैलेंसेस में डिफरेंस है। इसने यहाँ पे ये मार्क कर दिए कि ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये दोनों तरफ आ रहा है, पर दोनों तरफ आ रहा है जिसमें बैलेंस डिफरेंस है। इन सब में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये जो आप देखेंगे बाकी सब में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को दो टैली में मिलाने की एक्सरसाइज होती है वो यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है, जिसके लिए हम आर्टिकल्स को या हम लगाते हैं कि भैया पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस को मैच करो, जो यहाँ पे हम बड़ा इजीली कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को हमें एक्सेल के अंदर बाहर निकालना हो तो कुछ नहीं करना होता, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, करंट में जाएंगे, आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, ये एज इट इज एक्सपोर्ट हो जाती है। इसमें आप कंपनी कंपनी जो है कोई सी भी चूज कर सकते हैं। आपके दो कंपनीज अगर अलग अलग है, तीन कंपनीज, 3 पीरियड के बैलेंसेस को मैच करना हो तो आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन में आपको बैलेंस वेरायंस में सेकंड थिंग इज कि हमें जब बैलेंसेस के वेरायंसेस देखने हो कि दोनों साल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उसके बैलेंसेस में कितना वेरायंस आया है, कि पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस क्या था और इस साल क्लोजिंग बैलेंस क्या था, उसमें डिफरेंस कितना है, तो भी आप यहाँ से देख सकते हो।
कि जैसे ये एक पर्टिकुलर बैलेंस है मेरा किसी पार्टी का, जो कि पहले 2,30,000, इस साल 2,30,000 है, पिछले साल 4,30,000 था। इसमें इतने रुपए का डिफरेंस आया और इतना परसेंटेज डिफरेंस आया है। इसको आप ग्रुप वाइज देखना चाहो ग्रुप वाइज देख सकते हो। अगेन असेंडिंग डिसेंडिंग आप F12 को यूज करके असेंडिंग डिसेंडिंग उसका सॉर्टिंग ऑर्डर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो इन दिस वे यू कैन डू अ बेसिक एनालिसिस ऑफ योर बैलेंसेस कि एक तो मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस मिलाने 2 टैली के पीरियड्स में, एक मेरे को 2 टैली के क्लोजिंग बैलेंसेस के पीरियड में उनका वेरिएंस निकालना हो कि पिछले साल कोई एक्सपेंस कितना डला था, इस साल कोई एक्सपेंस कितना डला है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे बैलेंसेस एंड वेरिएशन से निकाल सकता हूँ। आई होप इट इज क्लियर। किसी का कोई डाउट हो तो दे कैन आस्क फॉर अ पर्टिकुलर फीचर। ऐसे ही मैं मेरे को मेरे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स देखने हो कि मेरे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को ये सारी चीजें बता देता है कि अकाउंट्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर, स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, नॉट यूज कौन से अकाउंट्स हैं कि मेरे कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि यूज नहीं आ रहे हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी यूजफुल फॉर व्हेन वी डू अ ऑडिट। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ये अकाउंट्स है जो कि नॉट यूज ड्यूरिंग द ईयर है, कि ये ऐसे अकाउंट्स है जो कि पिछले साल तो थे, इस साल हमने काम में ही नहीं लिए। और इसकी लास्ट वाउचर डेट भी आती है कि इसकी लास्ट वाउचर डेट कब थी। तो सपोज करें कोई ऐसा एक्सपेंस था, ऑडिटर का एक्सपेंस था, जो कि पिछले साल तो डला था, इस साल नहीं डला था। तो आपको जैसे ये एडवांस टैक्स है तो पिछले साल तो एडवांस टैक्स की एंट्री हुई थी, करंट ईयर में कोई भी एडवांस टैक्स की एंट्री नहीं हुई हुई है। इसके बाद ओनली बैलेंसेज इन लास्ट ईयर एंड नॉट यूज्ड इन करंट ईयर है, कि ये ऐसे अकाउंट है जो कि करंट ईयर में यूज ही नहीं आए हैं, जो कि लास्ट ईयर में यूज आए थे। तो आपको यहाँ से सारे टाइप ऑफ जो आप एक लेजर्स को अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाइल ऑडिट, आप उसको यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास में एनालिटिकल प्रोसीजर्स रहते हैं कि अगर सपोज करो मेरे को इस साल के इनडायरेक्ट एक्सपेंस और पिछले साल के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करना है कि पिछले साल और इस साल में कितना वेरिएंसेस किसमें क्या है, तो मैं ऐसे यहाँ पे इंडिविजुअली भी कर सकता हूँ। तो आप ये देखिए कि पिछले साल और इस साल की पूरे कंपैरिजन करके इसने मुझे यहाँ पे एनालिसिस करके दे दिया कि मेरे एक बैंक चार्जेस थे जो पिछले साल इतने लगे थे, इस साल इतने लगे हैं, दोनों में डिफरेंस इतना इतना था। यहाँ पे कंप्लीट वेरिएंसेस का उसने मेरे को चार्ट दे दिया है। तो ये सब वो पॉइंट्स है कि जो हम लोग जब हमारे डेटा स्क्रूटनी कर रहे होते हैं, लेजर स्क्रूटनी कर रहे होते हैं, तो हमारे को ध्यान में रखने की चीजें होती हैं। पीरियोडिक पेमेंट्स एंड रिसीप्ट्स, ये बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है जो कि आपकी यहाँ पे काम की रिपीटेड ट्रांजेक्शंस की कौन से ट्रांजेक्शंस रिपीट हो रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में 10 लाख के ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कि 10 लाख इस अकाउंट से उस अकाउंट में जा रहे हैं, इस अकाउंट से उस अकाउंट में जा रहे हैं, 10 लाख के ऐसे इतने ट्रांजेक्शन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये एक बैंक चार्जेस है जो कि इतनी बार एक बार मेरे बैंक चार्जेस सेम बैंक चार्जेस लग रहे हैं। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरी सैलरी है, कि सैलरी मेरी 25,000 की इतने महीने जा रही थी। अब आपको ये देखना है कि ये इतने महीने 25,000 क्यों गई, बाकी दूसरे महीनों में क्यों नहीं गई। तो ऐसे आप कोई भी जो डेटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं यहाँ से। आपके कैश विड्रॉल और डिपॉजिट जो है बैंक से, वो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि ये सारे के सारे ऐसे जहाँ पे जो कि कैश विड्रॉल हुए हैं। तो आपको जो कैश विड्रॉल कैश डिपॉजिट चेक करने होते हैं बैंक से या किसी से, वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर खरीदे हैं, फिक्स्ड एसेट्स में एडिशन डिलीशन जो भी हुआ है, एडिशन हो गया, डिलीशन, एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन जो लगा है वो यहाँ पे आइडेंटिफाइड होता है। तो आपको पता रहता है कि इस साल के अंदर इन्होंने ये फिक्स्ड एसेट्स का एडिशन करा है, उस फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया है कि नहीं लगाया है, क्या नहीं लगाया है, वो आप यहाँ पे 1 on 1 देख सकते हो। इसके बाद आता है वाउचर वेरिफिकेशन। वाउचर वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमें हमारे वर्किंग पेपर्स रखने होते हैं, ऑडिट के वर्किंग पेपर नहीं होते, या हमने क्या सैंपल सेलेक्ट करा, किस पे हमने ऑडिट करी, कितना सैंपल सिलेक्शन था हमारा, हमने हमारे वर्किंग पेपर्स बनाए कि नहीं बनाए। तो जब हम टैली पे ऑडिट कर रहे होते हैं तो वी पीपल से कि यार कोई वर्किंग पेपर्स बनते ही नहीं है, या हमने क्या सैंपल सेलेक्ट करा वो हमें पता ही नहीं होता। तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पे अपना सैंपल सिलेक्शन यहाँ से करें। तो मेरे सपोज करें ये वाउचर्स थे और मुझे इसमें सैंपल सिलेक्शन करना है, तो मेरा ये कॉन्ट्रा है, अगर मेरे को इसमें सैंपल सिलेक्शन करना है तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि मेरे को सारे वाउचर सैंपल में लेने हैं, अमाउंट के हिसाब से लेने हैं, बेनिफिट लॉ के हिसाब से लेने हैं, इवन नंबर के वाउचर, ऑड नंबर के वाउचर, स्पेसिफिक पीरियड लेने की स्पेसिफिक वाउचर्स लेने हैं। सपोज मैंने कहा स्पेसिफिक पीरियड, तो मैंने कहा कि जो अप्रैल से लेके मेरे जून तक के वाउचर्स हैं उसको ले लो सैंपल में।
तो इसने मेरा यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड का सैंपल क्रिएट कर दिया कि आपका स्पेसिफिक पीरियड का सैंपल ये रहा। इन दिस वे अगर मेरे को जर्नल के अंदर, मैं कहता हूँ कि मेरे को तो जर्नल के अंदर इवन नंबर के वाउचर्स को लेना है, स्टार्टिंग नंबर जो है मेरा वो ये होगा। तो इसने मेरे यहाँ पे सैंपल्स क्रिएट कर दिए कि ये आपके 30 में से 12 सैंपल इसने मेरे यहाँ पे क्रिएट कर दिए। तो मेरे को इसने बता दिया कि भैया आपके सैंपल्स कौन कौन से हैं। तो मेरे ये सारे के सारे सैंपल यहाँ पे वाउचर्स इसने क्रिएट कर दिए। अब आपको देखेगा तो यहाँ पे ये भी पता लग जाएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ सैंपल्स जो है वो आपने लिए, कि टोटल 195 वाउचर्स थे उसमें से आपने सैंपल जो है 12 लिए हैं अभी तक। अगर मैं ऑडिट करने जाता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ, अब मैं इसके अंदर ही जाऊंगा और मैं यहीं पे मेरे सैंपल के अगेंस्ट में ऑब्जर्वेशंस लिख सकता हूँ कि मैंने इसको ऑन होल्ड करा है, वेरीफाइड करा है, एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन चाहिए, मेरे को इंटरनल ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे इंटरनल ऑब्जर्वेशन करके लिख दिया सपोर्टिंग रिक्वायर्ड। तो मेरी यहाँ पे ये नोटिंग हो गई, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रही है कि भैया इसमें इंटरनल ऑब्जर्वेशन और सपोर्टिंग रिक्वायर्ड की नोटिंग डली हुई है। तो इन दिस वे आपके सारे के सारे वर्किंग पेपर जो है आप अपने यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इन सब वाउचर्स का आप प्रिंट निकालना चाहे तो कंट्रोल ई करके वही अपने एक्सपोर्ट करना चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप प्रिंट देना चाहे तो यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। तो आपके जो वर्किंग पेपर्स हैं, आपका जो सैंपल सिलेक्शन है, आपका जो सब कुछ है वो आप यहाँ से कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी कि आपको कोई सा भी, अगर सपोज करो मुझे कोई स्पेसिफिक वाउचर सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे मैनुअल सैम्पलिंग भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि मैनुअली सेलेक्ट करा है अपनी सैंपल को। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने एक वाउचर को मैनुअली सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं जब इस पे जाऊंगा, मैं इसको वेरीफाइड कर दूंगा तो मेरा ये यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा कि मैनुअल सैंपल था जो कि वेरीफाइड हो गया है। अगर मैं कोई नोट डालूंगा, यहाँ पे मैंने नोट डाला तो वो मेरा नोट भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि मैंने क्या नोट डाला है। तो इन दिस वे जो भी आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो आप ऑडिट के वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेजर स्क्रूटनी करके पॉइंट्स निकाल रहे हैं, या आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक ऑडिट का वर्किंग पेपर बन रहा है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक सैंपल वेरीफाइड किया था मैंने और वो वेरीफाइड भी हो गया है। यही मास्टर स्क्रीन पर जब आऊंगा तो मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है कि मेरा एक वाउचर तो वेरीफाइड हो गया, एक पेंडिंग है, बाकी अभी तक कुछ नहीं करा है मैंने। तो मेरे कितने इंटरनल ऑब्जर्वेशंस थे, कितने एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशंस थे, कितने मैंने ऑल्टर्ड करे। अगर हमने ऑडिट करने के बाद हमने यहाँ पे अगर मार्क कर दिया है इंटरनल ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन या वेरीफाइड, उसके बाद में अगर कोई भी ऑल्टर होता है तो वो भी हमें यहाँ पे ऑल्टरेशन की हिस्ट्री में दिख जाता है। तो इससे हमें ये भी पता रहता है कि हमने जब ऑब्जर्वेशन दिया उसके बाद में कोई चीज ऑल्टर हुई है तो वो क्या ऑल्टर हुई है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है हमारा रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स। तो टैली के अंदर हमें रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स को मार्क करने का ऑप्शन भी, कि कौन कौन से हमारे ऐसे लेजर्स हैं जो कि रिलेटेड पार्टी से हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे बैलेंसेस थे, मैंने इनको लेजर वाइज खोले। अब मेरे को रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे मैप करना है। तो इनमें से कौन कौन से वाउचर्स मेरे ऐसे हैं जिसको मैं, मेरे ये रिलेटेड पार्टी, तो सपोज करो ये मेरे कोई रिलेटेड पार्टी थे, मैंने इनको यस करा और इनका रिलेशन टाइप क्या था, तो मैं यहाँ पे इनकी रिलेशन टाइप भी डाल सकता हूँ। तो सपोज करें मैंने इनको यहाँ पे यस करके रिलेशनशिप डाल दी कि पार्टनर्स मदर, तो ये मेरे यहाँ पे मार्क्ड हो जाएंगे और मेरे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, मेरे जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके जो लेजर्स हैं वो मेरे को यहाँ पे अलग से आइडेंटिफाइड मिलेंगे। दिस विल हेल्प मी कि मेरे कौन से रिलेटेड पार्टी, आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट भी आती है। तो मेरे पास यहाँ पे रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्ट निकल जाती है यहाँ से। तो आप ये देखेंगे मेरा यहाँ पे डेटर्स के अंदर ये रिलेटेड पार्टी मार्क हुआ है कि ये मेरे रिलेटेड पार्टी हैं। तो इन दिस वे हमें जो भी ऑडिट करनी है या जो हमें सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी यूज करनी है, उसमें अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारे रिकॉर्ड्स जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होने लग जाएंगे और हमारी एक लेजर स्क्रूटनी बेसिक लेवल की जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके अलावा एक जो मेजर टास्क आती है वो आती है कि हमें हमारी बैलेंस शीट्स को बनानी होती है, कि हमारे को हमारी बैलेंस शीट बनानी होती है। और जब हम बैलेंस शीट टैली से डेटा निकाल के एक्सेल में बना लेते हैं तो उसके बाद के अंदर टैली में चेंजेस हो जाते हैं, फिर हमें वापस जाके एक्सेल के अंदर मैपिंग करके उन चेंजेस को चेंज करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करा जाए, तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज कि हम हमारी टैली के लेजर जो ट्रायल बैलेंस होता है या यू कुड से लेजर के बैलेंसेस होते हैं
उसको एक्सेल से सिंक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक बार लाइव करके दिखाता हूँ, विच विल बी यूजफुल कि जब आप लोग ऑडिट्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें काम आती है। तो सपोज करें हम कोई एक एक्सेल ले लेते हैं। मैंने एक नई एक्सेल ले ली। अब मुझे मेरी टैली जो ओपन है यहाँ पे, मेरे को इसको वहां से लिंक करना होता है। तो मेरे को पहला काम तो क्या करना होता है, मुझे टैली में जाके ये चेक करना होता है, हेल्प में जाके सेटिंग्स, सेटिंग्स में कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के अंदर मेरा जो क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेक करना होता है। वो मेरा बोथ पर होना चाहिए और पोर्ट उसका 9000 होना चाहिए। तो आपको ये चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे ही आप ये चेंजेस करेंगे तो आपकी टैली बंद होगी और आपको वापस से उसको स्टार्ट करनी पड़ेगी। वापस स्टार्ट हो जाएगी टैली बंद होके। एक बार इसी टैली से ट्राई करते हैं। ये एक्चुअली ये टैली जो मैंने ओपन करी है ये क्या टैली प्राइम 5 जो उसका बीटा वर्जन है उसमें करी है। फिर भी ट्राई कर लेते हैं इससे ही। मैंने एक्सेल फाइल खोली मेरी। एक्सेल फाइल में मैं डेटा में जाऊंगा। डेटा में जाने के बाद मेरे पास अदर अदर सोर्सेज, उसमें एक माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी का ऑप्शन आता है। उस क्वेरी में मेरे को ये ओडीबीसी 9000 सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ये मेरा कनेक्ट कर देगा। जैसे ही कनेक्ट करेगा तो मेरे पास में यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कि मुझे कौन कौन से लेजर्स या कौन कौन से मेरे यहाँ पे वो चाहिए। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा कि मुझे लेजर्स चाहिए। एक काम कर, एक सेकेंड। तो ये आपके पास में, मैं एक बार वापस से स्टेप्स को बता देता हूँ कि क्या करना पड़ेगा हमारे को। हम टैली के अंदर गए, टैली के अंदर जाके हम लोगों ने हेल्प में गए, हेल्प में जाके हम लोग सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में कनेक्टिविटी। उसके अंदर हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है वो बोथ होना चाहिए, ओडीबीसी यस होना चाहिए और पोर्ट 9000 होना चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये करने के बाद में आपको टैली पर आना है, वो एक्सेल के ऊपर आना है। एक्सेल में आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेल आपकी 64 बिट्स की होनी चाहिए। उसमें डेटा पे जाना है, फ्रॉम अदर सोर्सेज माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी।
आपको इस माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी पे जाना है और ओडीबीसी 9000 से कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब इसमें सपोज करो मैं एक लेजर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे लेजर्स की रिपोर्ट चाहिए। लेजर्स की रिपोर्ट को मैंने टिक करा और नेक्स्ट 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 फिनिश। तो ये आपको यहाँ पे सारे के सारे आपको पाइवट बनानी है, टेबल फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए वो आप बता दें। ये आपको जो आपकी टैली ओपन है उसके सारे के सारे लेजर्स और उसके ग्रुप्स ला देगा। तो आप देखेंगे मेरा ये नेम है, ये क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है, इसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ये मेरे सारे के सारे उसने यहाँ पे ला दिए। तो दिस विल हेल्प यू कि आपका एक बार ये टैली और जब एक्सेल लिंक हो गए हैं तो नाउ दे आर रियल टाइम सिंक्ड, कि आप अगर टैली में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो आपकी इस शीट में चेंज हो जाएगा, और अगर इस शीट में चेंज हो जाएगा तो इससे जो आपने कनेक्टेड बैलेंस शीट बनाई है या कोई भी रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस होते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे ये 2.5% एक सीजीएसटी इनपुट थी, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आ रही है और इसका ओपनिंग बैलेंस ये आ रहा है। हम टैली में जाते हैं, हम टैली में जाके ऑल्टर करते हैं, लेजर्स में गए, हमने इस लेजर को चेंज कर दिया, हमने सपोज करें इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस से क्रेडिटर कर दिया और हम कंट्रोल ए कर देते हैं। हमने ये टैली के अंदर चेंज करा है, तो क्या ये चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकता है रियल टाइम पे? तो यस, बिकॉज टैली एंड एक्सेल आर कनेक्टेड। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस एक रिफ्रेश करना होता है बटन को यहाँ पे। ये हम रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखेंगे आप, ये संडे क्रेडिटर हो गया मेरा यहाँ पे। जो पहले ड्यूटीज एंड टैक्सेस में था वो संडे क्रेडिटर हो गया है। तो इन दिस वे आपकी अब जो आगे की ग्रुपिंग है, ये है वो है, वो सब इस शीट के ऊपर अगर बेसिस पे चल रही है तो जो भी टैली में चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस शीट के अंदर रियल टाइम के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस शीट के ऊपर आके एक रिफ्रेश ऑल करना होता है। इनफैक्ट अगर आप कोई नया आइटम भी ऐड करेंगे, सपोज नई रो ऐड कर लेते हैं, अभी आप ये देखेंगे 1619 तक था। अब सपोज करें हम टैली में जाते हैं और क्रिएट कर देते हैं एक नया लेजर। हमने एक मोहित के नाम से लेजर क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ आते हैं, हम रिफ्रेश ऑल करते हैं। आप ये देखिए ये 1620 तक पहुंच गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल एफ करके तो मोहित जो है आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे मोहित आ गया है। तो आप कोई भी अगर चेंजेस कर रहे हैं टैली के अंदर तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। तो इससे आप अपनी कोई भी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वहां पे बहुत इजी हो जाता है। तो अभी ऑडिट टाइम के ऊपर जैसे हमें क्लॉज 44 की रिपोर्ट्स बनानी है, जीएसटी वर्किंग करनी होती है, या हमें बैलेंस शीट्स बनानी होती है हमारी, जो हम एक्सेल से लिंक करके बनाते हैं, तो दिस इज द बेस्ट वे जिसके थ्रू आप एक्सेल के लिंक करके बैलेंस शीट्स बना सकते हो। सो दैट टैली के अंदर आप कुछ भी चेंज करोगे तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा चेंज हो जाएगी रियल टाइम बेसिस पे। सो दिस इज वन अनदर यूजफुल फीचर। इन दिस वे ओनली, जैसे हमने अभी ये लेजर्स निकाले थे, ये तो अब हमें समझिए पूरे साल की डे बुक निकालनी है, ट्रांजेक्शन्स निकालने हैं, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या है? अगेन हम डेटा में वही जाएंगे, फ्रॉम अदर सोर्सेस, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी, ओडीबीसी 9000, ओके। तो ये हमारे पास ऊपर ऑप्शन है डे बुक का, हम डे बुक को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आपके पास के अंदर ये पूरी डे बुक आ गई। और इस डे बुक का प्लस पॉइंट जो है वो ये प्लस पॉइंट है कि ये बेसिकली लाइन वाइज आइटम को लेकर आती है। तो आप ये देखेंगे कि मेरा जो 1 नंबर का वाउचर था ये, उसके अगर 4 पार्ट से, मतलब मैंने डेबिट क्रेडिट मिला के 4 एंट्रीज करी थी, तो ये 4 रोज के अंदर उसको ले आएगी। तो ये देखिए ये मेरी पार्टी थी, ये मेरी जीएसटी था, ये आईजीएसटी था और ये राउंड ऑफ था। तो ये चारों को यहाँ पे निकाल के लेकर आ गई है। तो अब मेरे को क्या, कोई भी अगर स्क्रूटनी करनी होती है या मेरे को कोई वर्किंग करनी होती है तो इट बिकम्स इजी कि सपोज मेरे को ये देखना है मेरे आईजीएसटी में कितना गया है, मेरा इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है, या XYZ सेल्स के फिगर्स को मैच करना है, तो इट बिकम्स वेरी इजी कि मैं यहाँ से फिल्टर लगा सकता हूँ। मेरा ये ग्रुप भी लेकर आती है कि मेरा डे बुक का वाउचर टाइप क्या था, जो मेरे ये लेजर्स हैं इनके ग्रुप्स क्या हैं। तो सपोज करिए मेरे को अभी मेरे को देखना है टोटल सेल्स की, मेरे को वाउचर्स देखना है, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सेल्स को मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरी पूरे साल भर की जो सेल्स अकाउंट के अंदर हिट हुए हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स
यहाँ पर आ जाएंगे। मुझे मेरे ड्यूटीज एंड टैक्सेस देखनी है, मैं यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करूंगा और मेरी सारी की सारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगी। तो इन दिस वे आप लोग इस पे यूज कर सकते हो डेटा को। और इसका गुड पॉइंट ये है कि जैसे ही टैली के अंदर कुछ चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट्स को चेंज कर देगा। इसका एक सैंपल मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बेसिकली कैसे यूज आता है। तो ये मैं एक सैंपल शीट बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये लेजर और डे बुक ले ली। इसके बाद मैंने एक जीएसटी का पाइवट लगाया। उसके बाद मैंने जीएसटी डेटा एक्सपोर्ट करा, तो मेरा जीएसटी का किस पार्टी का किस बिल का कितना जीएसटी आ रहा है। मैंने ये क्लॉज 44 की वर्किंग करी कि कौन कौन सी पार्टी पे जीएसटी है, कौन सी अनरजिस्टर्ड है, कौन सी क्या है। और मैंने ये जीएल स्क्रूटनी के लिए मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पे परचेज का काउंट, सेल्स का काउंट, रिसिप्ट काउंट, ये सब निकाला। तो आप अपने हिसाब से अपनी एक्सेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के, क्योंकि आपके पास में रॉ डेटा जो है ये यहाँ पे 2 शीट्स के अंदर पूरा रॉ डेटा आ गया कि डे बुक में सारे ट्रांजेक्शन वाइज डेटा आ गया और लेजर्स के अंदर आपके पास ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस और उनके ग्रुप सारे आ गए हैं। तो नाउ यू कैन यूज दिस रिपोर्ट्स टू द बेस्ट ऑफ योर क्रिएटिविटी इन एक्सेल। एंड इट इज, एक बार लिंक करने के बाद ये हमेशा, जब तक आप इसको कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज लिंक्ड। सो दिस इज वन ऑफ द गुड फीचर्स जो कि जहां पे आप लोग अपने एक्सेल से कनेक्टिविटी कर सकते हो। इसके बाद अगर एक फीचर की बात करते हैं हम, तो हमारे पास में एक फीचर होता है टैली ऑडिट का। अगेन वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट फीचर जो होता है वो टैली ऑडिट का। टैली ऑडिट के फीचर को मैं बता दूं पैसे कैसे, तो यस करना होता है हमें। एक तो ये ध्यान रखना है कि हमारी टैली के अंदर पासवर्ड लगा हुआ हो। कि मैंने एडमिन से नहीं खोल रखे, चेंज यूजर, जब आप एडमिन से लॉगिन करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको एडिट लॉग चाहिए तो आप एडिट लॉग को यस कर दें। ये मैं नॉर्मल टैली की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ दिस वर्जन ऑफ टैली इज नॉट एन एडिट लॉग वर्जन, इसलिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि मुझे एडिट लॉग चाहिए कि नहीं चाहिए। इट इज ऑन अस। तो अगर सपोज करें जहाँ पे आपको कोई मैनेजमेंट ड्रिवन चीजें चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि मैनेजमेंट को ऑल्ट्रेशन और ये सब नहीं करना होता, तो आप नॉर्मल टैली के अंदर भी ये एडिट लॉग फीचर को यस कर सकते हैं। अगेन इट इज अ गुड फीचर कि जहाँ पे आपको सारा का सारा ट्रेल मिल जाता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड सेट करना है और आपको यहाँ पे अनेबल टैली ऑडिट फीचर्स को यस करना होता है। अगर आप ये यस करेंगे तो ही आपको वो ऑप्शन टैली ऑडिट का मिलता है। अब टैली ऑडिट का ऑप्शन कहाँ पे जाके मिलता है, डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गए, यहाँ पे आपको एक टैली ऑडिट का फीचर मिलता है। ये टैली ऑडिट का फीचर क्या काम का है कि सपोज करें आपने कोई चीज ऑडिट कर दिया, आप कोई मंथली ऑडिट कर रहे हैं या क्वार्टरली या ईयरली ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है जब आपने ऑडिट कर दी। सपोज मैंने आज ये मार्च के मंथ की ऑडिट कर दी थी, मैंने सारे वाउचर्स को चेक कर लिए थे और मैं अब यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ। जैसे ही मैं एक्सेप्ट ऑल करूंगा ये मेरे यहाँ से हट जाएंगी, आप देखेंगे ब्लैंक हो गए। इसका मतलब मैं इनको ऑडिट कर चुका हूँ। अब अगर मार्च के वाउचर्स के अंदर कोई भी चेंज होगा, ऑल्ट्रेशन होगा, डिलीशन होगा, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ से पता लग जाएगा। सपोज करें मैं मार्च में जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गया, स्टैटिस्टिक्स में, कॉन्ट्रा में गया, मार्च में ये 11 एंट्रीज थी, मैंने इस एक एंट्री को जाके चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे 4,50,000 की जगह मैंने इसको 5,50,000 कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं वहां पे जाऊंगा वापस से टैली ऑडिट के अंदर वाउचर टाइप में, तो आप देखेंगे यहाँ पे वापस से एक आ गया है कि भैया ये एक वाउचर जो है ये कुछ ना कुछ इसमें चेंज हुआ है। अब अगर मैंने एडिट लॉग को यस कर रखा था, जो मैंने अभी यस करा था, तो मेरे को यहाँ पे ऑल्ट क्यू करूंगा तो मेरे को उसकी हिस्ट्री भी दिख जाएगी। तो इन दिस वे आप अगर टैली ऑडिट फीचर के थ्रू ऑडिट करते हैं तो आप जैसे ही ऑडिट कर लेंगे, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कर लेना होता है। जैसे आप एक्सेप्ट ऑल करेंगे ये यहाँ से रिमूव कर देगा और उसके बाद कभी भी जब वापस आएगा, किसी ने कोई ऑल्ट्रेशन कर दिया, कुछ कर दिया, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल यूज केस बताता हूँ कि जैसे आपने इस साल अभी पिछले साल की ऑडिट को फाइनल कर दिया, तो आप यहाँ पे टैली ऑडिट करके सबको एक्सेप्ट ऑल कर दीजिए। तो आज के बाद अगर कोई भी पिछले साल के अंदर चेंज होगा तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
तो जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपके जो ओपनिंग बैलेंसेस में ये होता है कि कभी पिछले साल में कोई एंट्री चेंज कर दी, कुछ कर दी, तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड मिलेगी कि भैया पिछले साल में ऑडिट होने के बाद में क्या क्या एंट्रीज चेंज हुई है। तो ये भी सब, ये जो मैं फीचर्स बता रहा हूँ, दीज ऑल आर इनबिल्ट फीचर्स इन टैली। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एड ऑन या कुछ ऐसा नहीं लेना पड़ता, ये सब टैली के अंदर इनबिल्ट फीचर्स हैं। तो इसके बाद आउटस्टैंडिंग्स की बात कर लेते हैं। एमएसएमई आई थिंक मोर और लेस वी हैव कवर्ड अर्लियर आल्सो। अगर एमएसएमई में किसी को कुछ डाउट होगा तो वी कैन टेक इट स्पेसिफिकली कि एमएसएमई को कैसे देखना है। इसके बाद हम जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं, रिसीवेबल्स में जाएंगे, तो मैं रिसीवेबल्स में जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे रिसीवेबल्स की एजिंग बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। मुझे अगर लेजर वाइज देखने हो तो मैं इसको लेजर वाइज भी देख सकता हूँ। तो अगर मेरे कोई रिसीवेबल्स लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रखे हुए हैं, कुछ रखे हुए हैं, वो बेड डेप्ट होने चाहिए, कितने टाइम से पेंडिंग है, उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ से मिल सकती है। तो जो मेरे को डेटर्स की ऐसी स्क्रूटनी करनी है कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रखे हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो मैं आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट से कर सकता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक करनी हो कि मेरे को इंटरेस्ट पेबल कितना है, क्या है, तो वो मैं यहाँ से जाके चेक कर सकता हूँ कि मेरे लोन लाइबिलिटी पे कितने रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। तो सपोज करें मेरे एक ये था कि भैया इस पे इंटरेस्ट देना है, तो इस पे कितने रुपए का कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। मैंने सपोज करें A23 M24 करा, तो इस साल में मेरे को कितने रुपए का इस पे इंटरेस्ट देना है वो मेरे को यहाँ से पता लग जाता है। तो पार्टी ने इतने रुपए का इंटरेस्ट बुक करा है कि नहीं करा, उस पर टीडीएस काटा है कि नहीं काटा, वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर हम डीओजी पे जाते हैं तो हमारे पास में रिकंसिलिएशन के फीचर्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे जेएसऑन देते हैं तो ये हमारा जीएसटीआर 1 2A 2B का रिकंसिलिएशन भी टैली इटसेल्फ कर देता है। अगर मैं उसको शॉर्ट में बताने की जगह मैं एक आपको उसमें बेसिक थोड़ा सा डेमो देता हूँ कि जो अभी हमारे 12 तारीख को टैली प्राइम 5 रिलीज हो रही है। तो टैली प्राइम 5 में जो मेजर रिलीज में जो मेजर फीचर है वो ये है कि बेसिकली इट हैज बीन डायरेक्टली नाउ कनेक्टेड विद द जीएसटी पोर्टल। आप आपकी जीएसटीआर 1 जो है वो डायरेक्टली टैली से फाइल कर पाएंगे। जीएसटीआर 1 हो गई, आईएफएफ हो गई, जीएसटीआर 3B का डेटा डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर अपलोड कर पाएंगे। हालांकि वो फाइल वहीं जाकर होगी बट पोर्टल पे अपलोड कर पाएंगे यहीं से डायरेक्टली। 2A 2B को डायरेक्टली फैच कर पाएंगे। तो ये उसी का एक बीटा वर्जन है। मैं आपको इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे सिस्टम चलता है। तो ये लॉग इन लॉग आउट का सिस्टम होता है कि आपको अगर लॉग इन लॉग आउट करना है, यहाँ पे ओटीपी भेजेंगे तो ये कनेक्ट हो जाती है। आपको अगर कोई भी रिटर्न्स को डाउनलोड करना है जीएसटी की तो इट इज वेरी सिंपल कि आप कौन यहाँ पे जाएं, आपको किस महीने की रिटर्न चाहिए। तो सपोज करें मैंने डाला मई टू मई कि मेरे को रिटर्न्स चाहिए और मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे लगा दिया, आर यू श्योर। तो ये इसने मेरी यहाँ पे जीएसटी की रिटर्न्स को डाउनलोड प्लस उसका स्टेटस दोनों अपडेट करने के लिए यहाँ पे लगा दिया है। तो इट विल डू इन पर्टिकुलर सेकंड्स कि यहाँ पे वाउचर ज्यादा है तो इट विल टेक 1 मिनट बट इट विल डू दी कंप्लीट रिकंसिलिएशन ऑफ इट। इसके अलावा कोई भी मैं अगर सप्लायर का जीएसटी नंबर डालूंगा तो सप्लायर का जीएसटी नंबर डालते ही वो उसकी पूरी डिटेल्स ले आएगा कि उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, वो उसका रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस क्या है, रिटर्न फाइल कर रखी है नहीं कर रखी, उसने क्या कर रखा है, एवरीथिंग विल बी ब्रिंग जस्ट बाय गिविंग द जीएसटी नंबर ऑफ इट। तो दीज आर द मेजर फीचर्स दैट आर गोइंग टू कम इन द टैली प्राइम 5, जो भी हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे कि हमें जीएसटीआर 1 का रिकंसिलिएशन करना है तो ऑटोमेटिकली डेटा लेकर आएगा, जीएसटीआर 1 का रिकंसिलिएशन कर देगा। 2A 2B 3B सबके रिकंसिलिएशन बहुत फास्ट होने लग जाएंगे। सो दिस मोहित इज, भाई, पहले पहले इसके लिए तो एड ऑन होता था ना कुछ, अब हाँ ये पहले इसके लिए एड ऑन होता इंटीग्रेटेड था बट नाउ मतलब पहले तो टेली प्राइम 4 के अंदर फीचर आ गया था जिसमें हम लोग जेएसऑन दे सकते थे टेली को। तो हम लोग जेएसऑन देते थे तो टेली रिकंसिलिएशन कर देता था। अब जेएसऑन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ यहाँ पे जीएसटी नंबर देना है, यूजर नेम देना है, ओटीपी देना है, ये अपने आप डेटा ले आएगा, अपने आप रिकंसिलिएशन कर देगा। आपने अगर टेली में जीएसटीआर 1 बनाई है तो यहीं से वो डायरेक्टली पोर्टल पे चली भी जाएगी और फाइल भी यहीं से हो जाएगी, आपको पोर्टल पे जाना भी नहीं पड़ेगा। तो जो हम लोग कंप्यू जीएसटी के थ्रू या क्लियर टैक्स के थ्रू या कुछ करते थे कि हम टैली के डेटा को वहां लेके जाते थे और वहां से करते थे, तो अब उसकी कोई नीड नहीं है। अगर आपका टैली का डेटा यहाँ पे प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है तो आप यहीं से डायरेक्टली जीएसटी की रिटर्न भर सकते हो।
इसके अलावा अगर मैं कुछ एड ऑन्स की बात करता हूँ कि बेसिकली कुछ एड ऑन्स होते हैं जो कि हमारे लिए कैसे काम आ सकते हैं, तो कुछ मैं आपको एड ऑन्स के लाइव कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि बेसिकली एड ऑन्स कैसे काम आ सकते हैं। तो सपोज करिए आपकी कोई ऐसी ऐसी कंपनी की आपको ऑडिट करनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, जहाँ पे आपको शेड्यूल्स और ये सब डालने पड़ते हैं, कुछ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक एड ऑन के थ्रू आप अपने हिसाब से मास्टर्स बना सकते हैं कि मेरे तो शेड्यूल नेम ये होना चाहिए, मेरे तो मैं गया इसमें, तो मेरे को सपोज करो मेरा शेड्यूल नेम्स डालने की, मेरे पास शेड्यूल नेम्स ये होने चाहिए जी। दीज आर दी एडिशनल फील्ड्स इन योर लेजर। मेरी कैटेगरी ये चाहिए मुझे, मेरे पास सब कैटेगरी ये होनी चाहिए कि मेरे पास सब कैटेगरी है ये। सपोज मैंने ये सेट कर दिया एक बार के लिए एग्जांपल के लिए। अब मैं लेजर्स को इसमें क्या करूंगा, लेजर्स को एक बार मैपिंग कर दूंगा कि मेरे लेजर्स के अंदर ये एडिशनल फील्ड्स आ जाएंगे। आप ये देखेंगे तो मेरे लेजर्स में यहाँ पे ये पूछ रहा है भैया इसका शेड्यूल नेम कौन सा है, इसका कैटेगरी कौन सी है, इसकी सब कैटेगरी कौन सी है। मैं अगर ये एक बार मैप कर दूंगा यहाँ पे, तो अब मेरा जब भी ट्रायल बैलेंस निकालूंगा मैं, तो दैट ट्रायल बैलेंस विल हैव दीज कॉलम्स आल्सो कि ये लेजर का ये शेड्यूल है, ये कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है। इससे फायदा क्या होता है कि क्योंकि कंपनी जो जब अकाउंटिंग हो रही होती है तो वो अपने हिसाब से लेजर्स को बनाता है, उसके ग्रुपिंग अपने हिसाब से करता है, बट हमें बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में हमारे हिसाब से ग्रुपिंग करनी होती है। तो आप एज एन ऑडिटर अपने हिसाब से एक बार अगर टैली में ग्रुपिंग को सेट कर देंगे, तो वो आपको जब ट्रायल बैलेंस बाहर निकल कर आएगा तो वो ग्रुपिंग्स भी साथ में आएगी, तो आपके लिए वर्किंग करना ईजी हो जाता है। प्लस इसमें अगर वो कोई भी चेंज करेगा इन फ्यूचर, तो आपने अगर सपोज करें एक बार इस लेजर को अप्रूव कर दिया, ठीक है ना, नो वंस यू हैव अप्रूव्ड इट, अगर अब वो कोई भी चेंज करेगा इस लेजर के अंदर तो आपको उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। सपोज इस ऑल्टर में गया, लेजर में गया, इस लेजर को उसने वापस से कुछ चेंज कर दिया, इसने बोला इसको यहाँ पे डाल दो जी, तो आपको वो लेजर अप्रूवल में इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी कि ये लेजर से वापस से चेंज हो गए हैं। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको लेजर अप्रूवल में वो लेजर भी वापस से मिल जाएगा। दिखा नहीं है शायद, अभी इस पे वर्क नहीं करा, बट वहां पे आपको वो लेजर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाएगा कि बेसिकली इस लेजर के अंदर चेंज हुआ है। तो अगर कोई भी आपका शेड्यूल नेम कैटेगरी ग्रुप चेंज करेगा तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि बेसिकली वो चेंज हुआ है। आया नहीं, बट यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि बेसिकली कोई भी लेजर अगर आपका अप्रूव हुआ है तो चेंज हुआ है। तो सो दिस इज वन ऑफ द एड ऑन्स जो कि आपकी नीड के हिसाब से आप उसको क्रिएट करा सकते हो। तो यहाँ पे जब आप लेजर की टीबी निकालोगे तो वो आपको ऐसे निकल जाएगी कि भैया उसमें शेड्यूल भी आ रहा है, कैटेगरी भी आ रही है, सब कैटेगरी भी आ रही है, वो एसेट है, लाइबिलिटी है, डेबिट है कि क्रेडिट है, उसका बैलेंस प्लस माइनस में आपको चाहिए तो प्लस माइनस में आ जाएगा। आपको डेबिट क्रेडिट नहीं चाहिए, आपको माइनस प्लस चाहिए क्योंकि एक्सेल के अंदर आपके लिए इजी रहता है, तो आप उसको यहाँ पे प्लस माइनस के हिसाब से निकाल सकते हैं। डेबिट क्रेडिट भी आ जाएगा और एसेट लाइबिलिटी भी आ जाता है कि वो एसेट है कि लाइबिलिटी है, और ये एज इट इज फॉर्मेट एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाता है। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट अटैचमेंट, वाउचर अप्रूवल्स, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं क्लाइंट्स के यहाँ पे। तो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें और ध्यान में रखना चाहिए दैट इज द सेव व्यू रिपोर्ट, जो पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि आज मेरे को मेरा किसी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मेरे को पता है कि मुझे इसको कैसे देखना होता है, मुझे इसको कंपैरेटिव मोड पे देखना होता है कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या था। तो अगर मुझे उसको कंपैरेटिव मोड पे देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ये पेंडल है, मुझे इसको कंपैरेटिव मोड पे देखना है कि मेरे को तो इसमें A23 और M24 देखना है, उससे कंपैरिजन करते हुए देखना है। तो मेरा ये कंपैरेटिव यहाँ पे निकल जाता है, मुझे इसमें परसेंटेजेस भी चाहिए। अब ये एट द टाइम ऑफ ऑडिट मैं हर क्लाइंट के साथ में कर रहा हूँ, जब भी मेरे पास टैली डेटा आ रहा है तो मुझे ये एक्सरसाइज बार बार हर क्लाइंट में करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करनी तो मेरे को कुछ नहीं करना, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेव व्यू कर सकता हूँ कि भैया मेरे को इसको दे दे कंपैरेटिव व्यू। इसको सेट यही फॉर्मेट रखना है डिफॉल्ट या क्या करना है, इसमें एडिशनली मेरे को इस कंपनी पे चाहिए, सारी कंपनीज पे चाहिए, तो मुझे तो भैया ये सारी कंपनीज पे चाहिए और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब मैं
जब भी चाहूंगा तो इस गो टू रिपोर्ट में मैं जब यहाँ जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे मेरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पे हमेशा मिलता रहेगा। ये मेरा जो कंपैरेटिव है वो मुझे हमेशा यहाँ पे मिलता रहेगा। किसी भी कंपनी को मैं लॉग इन कर लूँ, मैं इस रिपोर्ट को यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख सकता हूँ। तो मुझे एक ही जो ऑप्शन है, एक ही चीजें जो बार बार टैली के अंदर करनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट टैलीज में, उसको मैं यहाँ पे सेव व्यू कर सकता हूँ, चाहे कोई सी भी हो। मुझे मेरे सेल्स को जो है कॉल्यूमिनर देखना होता है सपोज करें, तो मैं बार बार यहाँ जाता हूँ, फिर F8 करता हूँ, फिर ये करता हूँ। अभी ऐसा मैं बार बार हर बार कर रहा होता हूँ, तो मुझे हर बार करने की जरूरत नहीं। मैं इसको सेव व्यू करूँ यहाँ पे कि भैया मेरे को लेजर वाउचर, इसको कॉल्यूमिनर फॉर्म दिया मैंने नाम, और मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ गो टू के अंदर एक रिपोर्ट नई सेव हो जाती है कॉलम करके। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे किसका चाहिए, सेल्स अकाउंट का चाहिए, तो ये सेल्स अकाउंट का मेरे को ओपन कर देगा। तो कोई भी चीज जो मुझे बार बार टैली के अंदर करनी है, मैं उसके लिए सेव व्यू यूज कर सकता हूँ। मुझे कैश पेमेंट मोर देन 10,000 देखना है, सबकी टैली में देखना है, मुझे कंपैरेटिव P&L देखना है, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस की रिपोर्ट देखनी है हर टैली के अंदर, तो वो मैं सारे के सारे सेव व्यू कर सकता हूँ। इसके अलावा बहुत इजी फीचर है कि मेरे को फिल्टर्स करने होते हैं, कि मुझे कोई भी फिल्ट्रेशन करके डेटा देखना हो, कभी भी कोई हिंट टेक्स्ट के बेसिस पे डेटा देखना हो, तो मेरे पास में रेडीली अब फिल्टर्स के ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं डेटा को देख सकता हूँ। तो मेरी ये डे बुक है, मैं यहाँ अप्लाई फिल्टर करूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा कि मोहित देखना है, तो अगर कहीं पे भी मेरे मोहित लिखा हुआ होगा किसी भी एंट्री के अंदर, तो ये उसको फाइंड आउट करके ला देगा मेरे लिए। तो इसने मुझे ये 4 एंट्रीज ला दी जहाँ पे कि मोहित वर्ड यूज आया हुआ था। आप ये देखेंगे कि मोहित पार्टनर एंड एसोसिएट्स, ये मोहित पार्टनर एंड एसोसिएट्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं अंदर मोहित वर्ड यूज आया हुआ है। तो अगर मेरे को ये देखना है कि ये वर्ड यूज कहाँ पे आया, मैं फिल्टर डिटेल्स देखूंगा तो भी बता देगा कि ये मोहित पार्टनर एंड एसोसिएट्स में मोहित है। अब इसमें कहाँ पे कंटेन करता है, तो फिल्टर डिटेल्स में कि फीचरिंग इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में मोहित पार्टनर एंड एसोसिएट्स कंटेनिंग मोहित, तो ये इसमें कहाँ पे करता है जी। तो ये अप्लाई फिल्टर करूंगा तो ये बता देगा कि यहाँ पे TDS पेड बाय मोहित पाटनी, ये नरेशन में लिखा हुआ है। अगर आप इस एंट्री में जाके देखेंगे तो नरेशन के अंदर लिखा हुआ था TDS पेड बाय मोहित पाटनी, तो ये उसको भी आइडेंटिफाई करके लिया आया। तो कभी भी मुझे कोई कीवर्ड से सर्च करना है तो नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी कि मैं कोई भी कीवर्ड डाल के उसको सर्च कर सकता हूँ। तो गो टू फीचर और अप्लाई फिल्टर्स ऐसा है जो सेव व्यू फीचर है हमारा, कि मेरे को रेगुलर बेसिस पे कहीं पे भी यूज करना हो, ऑडिट के टाइम पे कोई चीज रिकरेंस बार बार करनी होती है तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ। ये गो टू फीचर आप लोग वैसे मतलब सब यूज करते होंगे। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि मेरे को टैली के अंदर कुछ भी चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो इट विल शोकेस मी। सपोज जैसे हमने एक बैलेंस वेरिएशन देखा था, तो अगर मेरे को वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस जाना है तो मैंने इतना सा टाइप करा तो मेरे को पता लग गया। तो मुझे ये पता होना जरूरी नहीं है कि टैली के अंदर कौन सी फीचर कहाँ जाकर आता है। अगर मैं यहाँ पे गो टू में जाके उसका नाम भी डालूंगा तो वो मेरे को ऑटोमेटिकली उस जगह पे ले जाएगा। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न कि वो डिस्प्ले में जाकर आता है कि कहाँ जाकर आता है, वो मेरे को ऑटोमेटिकली वहां पे ले जाएगा। इसके अलावा डैशबोर्ड का एक फीचर है जो कि अगर हमारे को कहीं कोई डैशबोर्ड बना के रखने तो रख सकते हैं, बाकी वो ऑडिट पर्पज से इतना यूजफुल नहीं है, अदरवाइज इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो आई थिंक मोर और लेस जो ऑडिट से रिलेटेड फीचर जो हम टैली में यूज कर सकते हैं, आई हैव ट्राइड टू कवर इट। किसी की कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या कोई ऐसा हो कि कोई फीचर ऐसा लगता हो। एक फीचर और बता देता हूँ मॉडिफाइड वाउचर्स का, ये भी पहले बहुत बार डिस्कस हुआ है कि जब भी हमारे पास टैली के लिए ऑडिट, जब हमारे पास ऑडिट के लिए डेटा है क्लाइंट से, तो हम इस मॉडिफाइड फीचर को येस कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि येस करने के बाद अगर अब हमारी इस टैली के अंदर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे हमारे यहाँ, तो उसकी एक अलग से रिकॉर्ड बन जाएगा। तो जैसे मैंने अगर इसको येस कर दिया, अब मैं डिस्प्ले पे जाऊंगा, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में जाऊंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है मार्क्ड वाउचर्स का, जो कि अभी ब्लैंक आ रहा है। बट अगर सपोज करें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिट मैंने कोई एक एंट्री को चेंज कर दिया, मैंने इस एंट्री को उठा के चेंज कर दिया, मैंने इसमें 43 की जगह 45 पीस कर दिए, जैसे ही मैंने इसको 45 पीस कर दिया मेरे यहाँ पे तो चेंज हो गया, बट ये क्लाइंट के वहाँ पे चेंज नहीं होता, फिर अगेन हमारे वो ओपनिंग बैलेंसेस की प्रॉब्लम आती है। तो अगर मैंने मॉडिफाइड वाउचर्स को येस कर रखा है तो एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में जाऊंगा, मार्क्ड वाउचर्स में जाऊंगा, तो आप देखेंगे ये रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। अब
वंस आई हैव कंप्लीटेड द ऑडिट, मैंने जो जो चेंजेस करे, अब वो मुझे मेरे क्लाइंट के वहां पे अगर कराने उसकी एग्जिस्टिंग टैली में, तो मुझे कुछ नहीं करना होता, इसको एक्सपोर्ट करूंगा, करंट को एक्सपोर्ट करूंगा एक्सएमएल के अंदर, एक्सएमएल के अंदर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा। जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, जो फाइल बनेगी मुझे बस वो क्लाइंट के वहां पे जाके इंपोर्ट कर देनी है। जैसे ही मैं इंपोर्ट करूंगा तो ये सारे चेंजेस, कोई नई एंट्री पास करी होगी तो नई एंट्री पास हो जाएगी, अदरवाइज मैंने जो चेंजेस करे होंगे करंट एग्जिस्टिंग वाउचर्स के अंदर, वो चेंजेस क्लाइंट के वहां पे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो क्लाइंट को अपना काम रोकने की जरूरत नहीं कि मैंने सीए को अब डेटा ऑडिट के लिए दे रखा है तो 2 दिन में काम नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो डेटा वापस आएगा जब चेंजेस हो जाते हैं, या एक्स वाई जेड कोई भी कारण हो। तो हमारे यहाँ पे जो भी चेंजेस हुए, अगर हमने मार्क वाउचर को यस कर रखा है, तो वो सारे के सारे चेंजेस हम उसके वहां पे बाद में करा सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड द फीचर्स। अब अगर किसी को स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो वी कैन टेक अप दैट। ये 3 तो अपनी लगभग लग। If anyone is having any questions, they can ask to Mohit Bhaiya. हेलो। हेलो। यस। मोहित जी, एक चीज बताओ, जो अभी जो कैश बैलेंसेस का लास्ट ईयर भी शायद एक बार पहले भी डिस्कस हुआ था, कैश बैलेंसेस जो है ना वो ऑडिट के बाद फाइनलाइज होता है। हम्म। तो अगर बैक डेट में भी जाके अगर कभी कोई कैश बैलेंस डाल देता है तो भी वो हम्म। एक्सेप्शनल में दिख जाता है इजीली, तो उसका कोई सॉल्यूशन है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बेसिकली जो कैश बैलेंस के चेंजेस हो रहे हैं हाँ वो रिपोर्ट्स में दिख जाते हैं, तो वो नहीं दिखने चाहिए। हाँ, वो उसको उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं कहीं से भी? नहीं, उसको प्रैक्टिकली मतलब मैनेज करने का कोई रास्ता ही नहीं है ना सर, वो मतलब आई डोंट थिंक उसका कोई रास्ता है, क्योंकि पहले भी एक बार सोचा था जब भी कोई रास्ता नहीं निकला था। अगर किसी के पास कोई रास्ता हो तो अपन ये देख सकते हैं कि उसको टैली में कैसे इम्प्लीमेंट करें। अगर समवन है सम वे आउट कि यार इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, तो अपन उसको टैली में कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो सोच सकते हैं। हमने तो अभी तक जो यूज किया वो ये सिस्टम किया कि अगर मे भी कोई वाउचर रह गया है, कुछ हुआ है, तो उसको रीइंबर्समेंट में डाल के और एज ऑन 31 मार्च आउटस्टैंडिंग रख देते हैं, और फिर आफ्टर ऑडिट या जो करंट भी डेट में टाइम पे कर पीरियड देते हैं। उसको पे कर दें। हाँ मतलब वही कह रहा हूँ, अब ये मतलब समवॉट दिस काइंड ऑफ यही कोई रास्ते निकालने पड़ेंगे उसके, क्योंकि अदरवाइज हम डायरेक्ट कैश बैलेंस को जाके छेड़ेंगे तो वो तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। हाँ। मतलब उसके लिए जैसे कई लोग ये करते हैं कि वो पहले से है ना अपने 2-3 जनों को एडवांस दिया हुआ दिखा देते हैं, चाहे वो ताकि बुक्स के अंदर बाद में कभी भी कुछ भी चेंज करना हो तो उस एडवांस से चेंज कर लेते हैं। हाँ, मतलब आप उसको पोस्ट पैक वहां कर पे रहे हो, एक आपको ग्रे उसको प्री एरिया। पैक करना हो तो आप एडवांस दिया हुआ दिखा दो, हाँ, तो वहां पे फिर एक उसको एरिया और यूज कर ओपन लो, है नहीं तो कि उनसे वापस ले लो। वो भी कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे एक एरिया और ओपन है ना कि जर्नल एंट्रीज तो आफ्टर 31 मार्च भी पास करते रहते हैं, वाउचर्स यस। लेट आया या डिटेल्स लेट हाँ आया कुछ भी। हाँ, तो आप एडवांस दिया हुआ दिखा दो पहले, और फिर उसकी एंट्रीज बाद में कर लो। और अगर वो उसका एडवांस सपोज करो काम नहीं आ रहा और आपको बुक्स में कैश इन हैंड दिखाना है, तो उससे एडवांस वापस ले लो बाद में कि भैया उसने एडवांस दे दिया हमें वापस। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जो काफी छोटी कंपनीज हैं, मेजरली जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जिनमें हम्म। एंट्रीज मतलब मंथली 10-20 एंट्री से ज्यादा है नहीं, हम्म। उनमें ये सॉल्यूशन जस्टिफाइबल है क्या कि कंपनी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को है ना एक्सेल में या मैनुअल बनाती है, एंड 31 मार्च के बाद में फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट इसको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रेडी करके और इस तरीके से कुछ सर उसका मतलब। उसका हमने जो रास्ता निकाला ना, हमने तो रास्ता ये निकाला कि भाई हम बुक्स नहीं बनाते थे पूरे साल में, तो मेरे को कोई जरूरी नहीं कि मुझे रियल टाइम बेसिस पे बुक्स बनानी थी। हाँ तो मैं तो ये मैंने उन सब कंपनियों में क्या करा, टैली ऑन क्लाउड दिला दिया उनको रेंटल बेसिस पे, कि भैया तुम तुम्हारे टैली ऑन क्लाउड अब सॉफ्टवेयर खरीदो रेंटल बेसिस पे, जिसका तुम रेंट पे कर लेना ताकि तुम्हारी कॉस्ट भी नहीं आए। और उसमें हमने करंट डेट में सारी एंट्रीज कर दी कि इनकी बुक्स ही अभी बनी है। हाँ, पहले बुक्स। बुक्स ही नहीं बनाई इन्होंने, नहीं बनाई तो नहीं बनाई, ये तो ठीक है उनकी लुकआउट था, उन्होंने बुक्स नहीं बनाई। उन्होंने बुक्स आज की डेट में बनाई और आज की डेट में एडिट लॉग भी मेंटेन हो रहा है, सारा की सारा मेंटेन हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर के लिए वी हैव टेकन दिस ग्राउंड की भी ऐसा कर लो।
नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा भी क्लाइंट है जो कहता है कि मैं तो एक्सेल में ही बनाता हूँ, तो वो तो अकाउंटिंग एक्सेल में सॉफ्टवेयर है बनाते नहीं। हो तो फिर आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर एडिट लॉग नहीं बन रहे हैं। हाँ, तो आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है कि ये जो अकाउंटिंग के लिए जो चीज यूज कर रहे हैं उसमें एडिट लॉग नहीं बन रहे। नहीं, एडिट लॉग तो नहीं है, लेकिन वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही यूज नहीं कर रहा ना। एक्सेल बिकम्स एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ना सर, इन दैट केस। और आप मैनुअल किसी कर भी दे जगह तो। पे रिकॉर्ड रख रहे हो, किसी भी तरीके से रिकॉर्ड रख रहे हो, क्योंकि हाँ, आप ये कभी भी डिनाई नहीं कर सकते ना कि एक्सेल एक सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल इज अ बट वो सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है ना। नहीं तो फिर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर आप ये कहो ना मैंने अकाउंटिंग रखी नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते मैंने अकाउंटिंग रखी तो सही पर एक्सेल में रखी। आप वही मैं कह रहा हूँ, आपको ये कहना पड़ेगा कि मैंने पूरे साल भर अकाउंटिंग करी ही नहीं। मैं तो अकाउंटिंग ही आप जाके 1 सितंबर को जाके अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने हाँ, 1 बिल्कुल। सितंबर में बैंक स्टेटमेंट लिए, उसके सेल्स के बिल लिए, और उनकी सबकी अकाउंटिंग 1 सितंबर में कर दी। तो ठीक मेरा है। एडिट लॉग मेंटेन हो गया आज की डेट के अंदर, और मेरा काम निकल गया। तो इन दैट केस वी आर नॉट गिविंग एनी पॉइंट्स कि भैया उसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब ही हैज नॉट मेंटेन्ड एडिट लॉग। हम उसमें बोल मतलब वी आर टेकिंग ए कंटेंशन कि उसने बुक्स ही आज बनाई है, उसने पहले बुक्स ही नहीं बनाई। रेगुलर बुक्स आर नॉट बीन मेंटेन्ड, वहां ये तो डालना हाँ पड़ेगा। हाँ, रेगुलर बुक्स आर नॉट बीन मेंटेन। तो ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बुक्स बनाई नहीं बनाई नहीं बनाई, कोई जरूरी नहीं था। ठीक है। मतलब जो अपनी जितनी भी ऐसी कंपनी है जिसमें 2-4 एंट्रीज हो रही है बैंक स्टेटमेंट में, साल भर में 10 एंट्रीज, पर वहां ये जरूर करा कि हमने उनको टेली ऑन क्लाउड दे दिया, एक रेंटल लाइसेंस, सो दैट उनके पास एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो उनका खुद का है। हमने हमारे यहाँ पे उसकी अकाउंटिंग नहीं करी, हमारे टेली लाइसेंस में, हमारे टेली सॉफ्टवेयर पे। ठीक है। Anyone else having any questions? मोहित भैया, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? आई गेस आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हाँ नहीं ठीक है, किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हो तो वी कैन टेक अप लेटर, ऑल्सो नॉट एन इशू। बिल्कुल, अभी तो और ये यूज करना ही अपने आप में, मतलब बहुत लोग अभी तो इसको यूज करेंगे। हाँ मतलब, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि मतलब जो इसमें सैम्पलिंग मेथड्स हैं और हैं, अगर उसको थोड़ा थोड़ा यूज करने लगेंगे ना, तो हमारे जो वर्किंग पेपर्स है छोटी कंपनीज के अंदर और है, वो सब क्रिएट होने लगेंगे। और हम हमारे आर्टिकल्स को भी बहुत मतलब प्रैक्टिकली मैनेज कर पाएंगे, कि हम उसको बोलेंगे भैया तू यहाँ जाके ये चीजें करना, तो हमें पता भी रहेगा कि आर्टिकल्स ने क्या करा है, उसकी नोटिंग्स क्या है क्या नहीं है, और उसके वर्किंग पेपर्स भी बन जाएंगे। हम लोग हर बार ये बात करते हैं कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर खरीदें, ऑडिट वर्किंग पेपर्स के लिए कोई छोटा सॉफ्टवेयर लें, या ये टास्क मैनेजमेंट के लिए लें, बट अगर हम टैली को ही ऑडिट पर्पस के लिए थोड़ा थोड़ा यूज कर लेंगे, तो 70-80% चीजें तो वो यहाँ पे खुद ही हो जाएंगी। नितिन भैया, आप कुछ कह रहे थे? Yeah, I think we can conclude the session. ओके, So it was a wonderful session, Patni. So thank you so much for sparing your time, sir. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। आई होप आई वाज एबल टू justify the need of an hour. Yes, sir. Rest, if someone have any questions and some issues, then we can take up anytime, not an issue. Sure, Praniti has to say something. Yeah, uh, just a vote of thanks actually from my side. So, on behalf of everyone who are present here, a heartfelt gratitude to all of you. A special thanks to our speaker for his invaluable insights and impactful session. Thank you all for making this impactful and knowledgeable. Thank you. Thank you so much, Patni sir. Thank you. Thank you, Pranati, thank you. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone.